नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की लाइट टैंक्स की तरफ से है। आपको पता होगा कि अभी इंडियन आर्मी के लिए करीब 350 के आसपास लाइट टैंक को खरीदने का प्लान किया गया था और चाइना के साथ बढ़ रही फेसअप लोकेशन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखने के बाद अब इस नंबर को लगभग 2 गुना तक इंक्रीज करने का फैसला भी किया जा रहा है। अभी के लिए इस टैंक को डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है और टेक्निकली अभी तक इन टैंक्स को बनाने के लिए कोई भी प्रोडक्शन पार्टनर को सिलेक्ट नहीं किया गया और अभी भी इसमें एलएनटी सिर्फ डेवलपर पार्टनर के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है। और जब इन टैंक्स का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इनकी प्रोडक्शन के लिए एक सेपरेट टेंडर को निकाला जा सकता है जिसमें इसकी प्रोडक्शन पार्टनर को सिलेक्ट किया जाएगा। पर अभी बताया जा रहा है कि इनिशियली इंडियन आर्मी को जिन लाइट टैंक को डिलीवर किया जाएगा उनको एलएनटी की तरफ से सप्लाई किया जाएगा और पहले रेजिमेंट में जो 45 के आसपास टैंक मौजूद रहेंगे उनको एलएनटी की तरफ से मैन्युफैक्चर करके डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है बाकी बच्चे 6 रेजिमेंट्स के अंदर जिन टैंक्स को इंडक्ट किया जाएगा उनको किस कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि इसके लिए एलएनटी सबसे बेहतर चॉइस होने वाला है और प्रीवियसली इनका डिलीवरी रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था, जो कि K9 बजट टी गन्स को वक्त से काफी पहले डिलीवर कर दिए थे। और लाइट टैंक के टेंडर की बात करें तो इसमें भी वो पहले से ही डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं और इनिशियली 45 यूनिट्स को एलएनटी की तरफ से ही डिलीवर किया जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे टेंडर में एलएनटी जोरावर टैंक का सबसे सुइटेबल प्रोडक्शन पार्टनर हो सकता है। इसके बाद अभी ये भी बताया जा रहा है कि इन टैंक्स में जो टरेट का इस्तेमाल किया जाएगा उनको बेल्जियम से इंपोर्ट किया जाएगा। ओबियसली बात है कि हमारे पास अभी इनका कोई भी अल्टरनेटिव या इंडिजिनस ऑप्शन मौजूद नहीं है और इसी वजह से इसमें कॉकरेल की 3150 टरेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हाई प्रेशर गन के साथ आने वाली है जिसका एलिवेशन -10 डिग्री से लेके +42 डिग्री तक होने वाली है, जो कि पहाड़ी एरिया में बहुत ही सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। यानी कि हम हाई एंगल में फायर कर सकते हैं, साथ ही लो एंगल में भी फायर कर सकते हैं। तो दुश्मन पहाड़ी के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद ये गन 12 से 16 राउंड के ऑटोलोडर के साथ भी आने वाला और इसमें एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम बाय डिफॉल्ट मौजूद रहने वाला है, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी काफी बेहतर होने वाली है। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी गन के तौर पर एक 50 कैलिबर की एक हेवी मशीन गन को इंस्टॉल किया जा सकता है, साथ ही 7.62 mm की ऑक्सिलरी गन को भी यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है या फिर जरूरत पड़ने पर इसमें 40 mm की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स को भी इंस्टॉल किया जा सकता है। अगला अपडेट नोटम वार्निंग को लेके, और ऐसे वार्निंग अक्सर तब दिए जाते हैं जब भारत की तरफ से मिसाइल को टेस्ट करने का प्लान किया जाता है और आमतौर पर ऐसे वार्निंग जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर ज़्यादातर इशू किया जाता है। अभी रिसेंटली एक फ्रेश वार्निंग को इशू किया गया है जिससे इस बार डीप बे ऑफ बंगाल रीजन में इशू किया गया। इस वार्निंग को करीब 465 किलोमीटर के दायरे के ऊपर इशू किया गया और ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में इसको इशू किया गया, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड से शुरू होने के बाद मलाका स्ट्रेट की ओपनिंग तक जाती है। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ट्विटर के यूजर डिटरस फा की तरफ से पोस्ट किया गया था और इस वार्निंग को अभी 25 से 28 अप्रैल के बीच इशू किया जा रहा है। अब इस वार्निंग को एरिया और रेंज के हिसाब से देखें तो इसमें लगता है कि शायद यहाँ पे ब्रह्मोस की ER वेरिएंट को टेस्ट किया जा सकता है, जिसकी रेंज करीब 450 किलोमीटर तक होने वाली है। और मजे की बात तो ये है कि इस मिसाइल की टेस्ट की जो लोकेशन सेट किया जा रही है भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है और इस टेस्ट को चाइना की तरफ से इंडियन ओशन रीजन की सीवेट्स को रीनेम करने के बाद बस एक ही दिन के अंदर इशू किया गया था। अब भारत का जो मेन प्लान है वो हमेशा से ही मलाका स्ट्रेट को चोक करके रखना है, जहां पर चाइना की मैक्सिमम सप्लाई लाइन जाती है और अंडमान और निकोबार आइलैंड भारत के लिए यहाँ पे एक फ्लोटिंग कैरियर का काम करने वाला है, जहां पर हम आसानी से ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय कर सकते हैं और या फिर वहां से लॉन्च कर सकते हैं। और ये चाइना के लिए एक हिंट की तरह भी है कि अगर वो इंडियन ओशन में आके अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे तो चाइना के लिए फायदे का सौदा नहीं होने वाला है। अगला अपडेट बॉम्बर्स को लेके, और जब भी हम बॉम्बर्स की बात करते हैं, यानी कि हेवी बॉम्बर्स की बात करते हैं, तो भारत की तरफ से कभी भी ऐसी कोई भी एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस में शामिल नहीं किया गया है। और रिसेंटली भारत में यूनाइटेड स्टेट की V1B लैंसर एयरक्राफ्ट आने के बाद फिर से बॉम्बर को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने को लेकर चर्चा चल रहा है और यूएस की तरफ से ये बात कहा गया था कि भारत को भी आगे चल के हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें यूएस की तरफ से अभी अपनी C-17 के लिए स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन को तैयार किया जा रहा है, जिससे आगे चल के इनको वो मिसाइल कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये अपग्रेड पैकेज जो है वो भारत को भी या सभी C-17 के ऑपरेटर को देने की बात की गई है। अभी इस बात को लेकर इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ RKS भदौरिया जी की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि अभी भारत को कम से कम 6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत पड़ सकती है, जिनको नॉर्मल बॉम्बिंग करने के लिए नहीं बल्कि भारत मिसाइल कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और लॉन्ग रेंज स्टैंड अप स्ट्राइक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस पर एक और इंडियन एयरफोर्स के वेटरन फॉर्मर जैगुआर पायलट विजेंद्र के ठाकुर का कहना है कि अगर हम क्रूज मिसाइल स्ट्राइक के लिए सिर्फ सुखोई पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो सुखोई एक बार में बस एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को या फिर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को कैरी कर पाएगा, जो कि लो प्रोफाइल और प्रिसिशन स्ट्राइक करने के लिए तो सही रहेगा, लेकिन लार्ज स्केल के अटैक को करने के लिए दुश्मन को हेवी डैमेज पहुंचाने के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाला है। और इसके लिए चाइना जिस तरीके से अपनी H-6 बॉम्बर का इस्तेमाल करता आ रहा है, हमें भी वैसा ही कुछ करने की सोचना पड़ सकता है। लगभग 10 से 12 साल पहले रशिया से Tu-22M एयरक्राफ्ट को भी लीज पर लेके भारत ऑपरेट करना चाहता था, लेकिन कॉस्ट की वजह से इस डील को फाइनल करने की कोशिश नहीं की गई थी। और आज भी जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी वजह से भारत इनको एक्वायर करना नहीं चाहता है। और अभी यूएस की बात करें तो यूएस की तरफ से भी अपनी B-1B बॉम्बर्स की फ्लीट में से करीब 17 बॉम्बर को रिटायर कर दिया गया है और इस वजह से रिटायर किया जा रहा है कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया सके, यानी कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से इनको वक्त से काफ़ी पहले रिटायर किया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह इनका इस्तेमाल रियरली किया जाता है, जबकि इनकी मेंटेनेंस इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। और इनकी जगह पर अभी वो B-21 स्टेल्थ बॉम्बर को अपने सर्विस में इंडक्ट करना चाहता है और B-21 को आगे चल के भारत समेत कई और यूएस अलाइड कंट्री को भी यूएस ऑफर करने की प्लानिंग कर रहा है। और मजे की बात तो ये कि जो 17 B-1B बॉम्बर को यूएस की तरफ से रिटायर किया गया था, इनमें अभी काफ़ी सारा सर्विस लाइफ बचा हुआ है, जो कि लगभग $30 मिलियन की रिपेयर ओवरऑल वर्क के बाद आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और एक्टिव ड्यूटी में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी भारत को यूएस की तरफ से एक तरीके से एयरक्राफ्ट को ऑफर करने का हिंट भी दिया जा चुका है और पिछले 2 महीनों के अंदर 2 बार एयरक्राफ्ट भारत आ चुका है, जिसका मतलब साफ है कि अगर भारत चाहे तो यूएस इनको भारत को ऑफर कर सकता है। पर अभी तक भारत की तरफ से ऐसे कोई भी हेवी बॉम्बर को अपनी सर्विस में शामिल करने के बारे में प्लान नहीं किया गया। और इससे पहले भी जब Su-34 को भारत को ऑफर किया गया था, जो कि खास करके बॉम्बिंग के लिए या फिर लॉन्ग रेंज मैरिटाइम स्ट्राइक करने के लिए, एंटीशिप स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे, इस ऑफर को भी भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया था। और नियर फ्यूचर में इनको खरीदा जाएगा नहीं, ये काफ़ी हद तक अभी अनसर्टन बन चुका है, क्योंकि पहले के हालात अलग थे और अभी के हालात बदल चुके हैं और बदल भी रहे हैं। पहले सभी डिफेंस ऑफिसर इनको खरीदने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जबकि अभी इनको खरीदने के लिए डिबेट किया जा रहा है। और इसके पीछे चाइना के मेन रीजन होने वाला है, क्योंकि पहले हमारा जो मेन फोकस था और एम था वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही था, जिस पर हमला करने के लिए हमको कोई भी बड़े साइज की बॉम्बर की जरूरत नहीं पड़ती थी, या फिर जरूरत पड़ने पर हम लोग मिसाइल के जरिए पाकिस्तान में कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अभी थ्रेट लेवल जो है वो पाकिस्तान से चाइना की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर हमें ऐसे बॉम्बर की जरूरत पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर इन बॉम्बर की कॉस्ट और इनकी मेंटेनेंस को लेके होने वाली है और इनके लिए बजट का लोकेट करना हमारे गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।